सो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक और मेरा नाम है राहुल दुबे। ठीक है, तो काफी दिन से डिमांड आ रहा था कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर आप पहले डालते, बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी का डालते, बट पहले मैंने इलेक्ट्रिसिटी का रिकॉर्ड किया था और वो जो सारे लेक्चर्स थे मैंने कॉपी में रिकॉर्ड किया था। ठीक है, तो कई बच्चे कह रहे थे कि फीलिंग्स नहीं आ रहा सर उसमें पढ़ने में। ठीक है, तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए फाइनली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड पे पढ़ाई। और सर्किट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट का जो चैप्टर था उसके शायद मैंने 6 वीडियोस अपलोड किए हैं। ठीक है, 6 लेक्चर है उसमें, तो आगे का जो है उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 1-2 दिन में आप लोग को मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है कि सर आप ये वो चैप्टर फिनिश किए नहीं और आप अभी इसको शुरू कर दिए हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं बेटा, 2 दिन का ब्रेक ले लो। सर्किट मैंने आप लोग को अच्छा खासा पढ़ाया है। ठीक है, तो आप उसका कुछ दिन और प्रैक्टिस कर लीजिए जितना पढ़ाया है। ठीक है, फिर मैं सर्किट को आगे कंटिन्यू कर दूंगा। बाकी फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करें बिकॉज कई स्कूल में शायद ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, तो यही चैप्टर चल रहा है, इसीलिए मैं भी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो कोचिंग में तो कई बच्चों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का काफी ज्यादा पोर्शन कवर कर लिया है। ठीक है, तो उनके लिए शायद थोड़ा बोरिंग हो जाए, तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि इसको इंटरेस्टिंग बना दूं। तो एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। एक ही बार पढ़ा है ना यार, तो समझ लो एक बार और पढ़ना है। ठीक है, बाकी फिर से मैं बता दूं कि जो क्लासेस चलेगी बच्चा, मतलब जो मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा वो ऐसा नहीं रहेगा कि जो सिर्फ और सिर्फ आपके बोर्ड्स लेवल का रहेगा। ठीक है, बोर्ड्स के साथ साथ कॉम्पिटेटिव भी इसमें कवर होगा, मेंस, एडवांस, मेडिकल, तीनों। ठीक है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। और जब चैप्टर फिनिश होगा तो लास्ट 45 इयर्स का जितना क्वेश्चन इस चैप्टर में आया हुआ है, इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, उसका मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और बोर्ड्स में भी जो क्वेश्चन आया वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा, तो आपको टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। बाकी बेटा कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपना नोट्स बनाइए खुद से। ठीक है, 12th है और काफी अच्छा अभी आप लोग को टाइम मिल गया है पढ़ाई करने के लिए घर पे, तो इस टाइम का बेटा यूटिलाइजेशन करो। ठीक है, क्योंकि अब जब स्कूल खुलेगा आपका, हो सकता है आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही खुलेगा, मई में कोई सीन नहीं है खुलने का। ठीक है, मैथ्स का लेक्चर मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, बट मैथ्स का मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग का मैथ्स का भी पोर्शन कंप्लीट हो। अच्छा, तो फिलहाल अपन लोग के पास है कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है बच्चा ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट है। ठीक है, और कहा जाए तो क्लास 12th का जो फर्स्ट बुक है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो करते हैं चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, सब मजे में होना एकदम बढ़िया, पूरा एनर्जेटिक होके। रात के बज गए हैं 1:30 सर, 1:30 बजे गुड मॉर्निंग यूज कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग विश कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या कहानी है इसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं और बहुत मजा आने वाला है, मेरे साथ बने रहिएगा। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को कि 11th में जो हुआ सो हुआ, अब उसको भूल जाओ। ठीक है, अबे मतलब नंबर थोड़ा आगे पीछे आया है उसको भूल जाओ, ये नहीं कि पढ़ा हुआ सब भूल जाओ। ठीक है, अब बाकी जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा, मैंने 11th भी अच्छा खासा पढ़ाया था। हाँ, लास्ट के कुछ चैप्टर्स रह गए थे तो उसको मैं फिनिश करूंगा, उसके भी लेक्चर्स में डालूंगा, तो आप एक बार देख लेना। बाकी इंस्टीट्यूट में आओगे तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो बच्चा है क्या कहानी कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? तो इसमें बच्चा हम लोग बेसिकली पढ़ते किसके बारे में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में? तो बेसिकली ये है स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, हम लोग बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो पढ़ाई करते हैं वो बेसिकली पढ़ाई करते हैं चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो चार्ज को हम लोग 3 सिचुएशन में रखेंगे। ठीक है, अब बोलोगे सर क्या है ये 3 सिचुएशन?
इस 3 सिचुएशन के बेसिस पे ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को फर्दर 3 ब्रांचेस में बांट देते हैं, ठीक है। और ये ब्रांचेस एक पूरा पूरा चैप्टर, और जब आप लोग आगे बीएससी, एमएससी या फिर बीटेक या फिर आप लोग मतलब हायर स्टडीज अब करोगे तो आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है ना। अच्छा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली हम लोग बेटा पढ़ाई करते हैं किसके बारे में, चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मैं 3 पार्ट्स में बांट रहा हूं। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें एक्चुअली 2 चैप्टर आएंगे, एक पोटेंशियल वाला, एक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, उसको डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर वगैरह हो गया, कैपेसिटर इन सीरीज, पैरेलल, फलना फलना, बहुत सारी चीजें आएंगी, उसको बढ़िया से डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स तो मैं एकदम दबा के कराऊं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। फिजिक्स का मतलब ही होता है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स लगा डाला तो फिजिक्स जिंगा लाला, ठीक है। अच्छा, सेकेंड चीज जो है बच्चा, पहला तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं कि जो चार्ज होगा वो किसमें होगा, चार्ज इज एट रेस्ट। मतलब अपन लोग जो भी पढ़ाई करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यहां पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो चार्ज रहते हैं वो किसमें रहते हैं बच्चा, रेस्ट में, ठीक है। चार्ज को रेस्ट में रख देंगे और देखेंगे आसपास में क्या उस चार्ज की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है, क्या नहीं फर्क पड़ रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि एक चार्ज को रख देते तो चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक। तो मतलब ये सारी कहानी आएगी जिसको मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा, इसलिए आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बच्चा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद नेक्स्ट जो चीज हम लोग पढ़ते हैं दैट इज मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये भी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट है। अब बोलोगे सर ये मैग्नेटिज्म में किसके बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो बेसिकली कहानी क्या है। इसमें रखा बेटा हमने किसको, चार्ज को कैसा रखा हमने, रेस्ट पे। मैग्नेटिज्म में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि चार्ज किसमें है, तुक्का तो लगा लो, चार्ज इज इन मोशन। चार्ज किसमें रहेगा बच्चा, मोशन में, ठीक है। कि जब चार्ज मोशन में होता है तो क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें मैग्नेटिज्म में इसमें खास बात क्या रहता है कि हम यहां पे कंसीडर कैसा करके रखते हैं कि चार्ज मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। हम यहां पे एज्यूम करके रखते हैं या माना जाता है या कंसीडर करते हैं कि जो चार्ज रहेगा कैसे मोशन में रहेगा बच्चा, ध्यान रखना, कांस्टेंट वेलोसिटी में। किसमें रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में। तो इसमें हम लोग जब चार्ज को देखो फर्स्ट कंडीशन रखा कि चार्ज को रख दिया रेस्ट में, तो ये चैप्टर बन जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज को रख दिया कांस्टेंट वेलोसिटी में, तो ये बन जाएगा मैग्नेटिज्म। एंड जो लास्ट आता है थर्ड जो है, ये मैं इसको मार्क कर देता हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी। एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों ये जो पोर्शन है इसका तो हम लोग पूरा एकदम डिटेल में चीड़-फाड़ करते हैं, ठीक है। डिटेल में मतलब एकदम बढ़िया से पढ़ोगे, बड़े सारे टॉपिक्स पर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब एसी मतलब मान के चलो तो पहला 2 चैप्टर इसमें और रिमेनिंग शायद 4 चैप्टर आपका मैग्नेटिज्म पे आ जाएगा, और लास्ट में एक आपका छोटा सा प्रॉपर चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, 7th या 8th है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इसके बारे में मेंस हो चाहे एडवांस हो, उसमें बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चन हाई लेवल के नहीं आते हैं, ठीक है। और बहुत होगा तो प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में पूछ देता और ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता, मतलब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट कैसा आएगा, तो अब ये कंफ्यूजन हो गया कि सर यहां तो रेस्ट रख दिया, यहां मोशन रख दिया, तो इसमें क्या रखें, रेस्ट भी हो गया, मोशन भी हो गया। तो बेटा यहाँ मोशन कैसा था, कांस्टेंट वेलोसिटी था। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें मतलब करते नहीं है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब चार्ज कैसा होता है, चार्ज इज एसिलरेटेड, ठीक है। मतलब चार्ज जो रहेगा जब कैसा रहेगा, एसिलरेट करेगा, तब हम लोग पढ़ते हैं बच्चा किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव्स के बारे में, ठीक है, जिसमें अपना एक्सरे वगैरह सब कुछ आ जाएगा। जब वो आएगा चैप्टर तो वहां पे मैं आपको प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करूंगा, तब आपको और डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन समझ में आया कि अपन लोग करने क्या वाले हैं। तो अभी कुल मिला के फर्स्ट बुक जो 12th का है वो पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग मतलब बोलते क्या, मतलब होता है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो दिस इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को फर्दर 3 पार्ट में बांट देते हैं। अब देखो चाहूं तो मैं इसमें बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दे सकता हूँ, ठीक है, बट अब इससे ना तो बोर्ड में आ रहा है ना आईआईटी में क्वेश्चन आ रहा है कि डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। पॉज करके बेटा लिख लो, ठीक है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं, अब क्या कहानी है देखो। अरे यार देखो क्लास की तरह ही हो रहा है, मौसम बदल रहा है, लग रहा है इतने में टाइम लग रहा है, ये ह्यूमिडिटी तो नहीं है। चलो कोई नहीं, मैनेज करते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है बस मिटाने में। अब क्लासरूम रहता तो तुम लोग से मेहनत करवा लेता मैं। कई बच्चे सोच रहे होंगे, छोड़ो क्या सोच रहे होंगे, क्या बात है, टाइम पास ज्यादा कर देता हूं मैं, नहीं। चलो देखो, अरे मन लगना चाहिए ना थोड़ा बहुत। चलो अब जैसे बच्चा बात करते हैं, तो ये तो अपना हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है हमने पढ़ लिया। अच्छा अब क्या कहानी है देखो बेटा, अब छोटी छोटी बातें जो आपको पहले से पता है कि अगर हम लोग एक एटम ले रहे हैं, ठीक है, तो एटम का बेटा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि सेंटर में, मुझे क्या आप सबको अच्छे से पता है कि सेंटर में होते हैं सर न्यूक्लियस, ठीक है, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो एक एटम, अगर मैं एक एटम बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में से कॉन्सेप्ट एकदम आसानी से बैठ जाता होगा, सेंटर में न्यूक्लियस और चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे करके रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही क्या, जिसको मतलब ये जो एक बेसिक अरेंजमेंट है यही किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एटम का। अरे नहीं समझे, अरे मान लो यार मेरे दोनों हाथ हटा दो, दोनों पांव हटा दो, गर्दन हटा दो, क्या पता चलेगा इंसान है। इंसान कैसे बन रहा है, हाथों को जोड़ दिया, पांव को जोड़ दिया, मुंडी जोड़ दिया, आंख लगा दिया, नाक लगा दिया, मतलब हर पार्ट को जोड़ दिया तो एक स्ट्रक्चर बना जिसको आपने को देखिए रहा पहला इंसान, ठीक है। अच्छा तो कहानी क्या है सुनो, कि अगर मैं पूछूं बेटा कि इस न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, इस न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि सर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कुछ, आई थिंक यही बेसिकली कि सर न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और तीसरा जो एटम के बाहर में वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मतलब किसी एटम के अंदर में अपन लोगों को मिलता क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आखिर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो अरेंजमेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। कोई भी एटम लोगे तो उसके अंदर यही 3 चीज मिलेगा, दैट्स वाई, इसी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो मेरे साथ, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि, या हम लोग को पता है कि जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, लिविंग वाले, तो याद है हमने क्लास 10th में शायद याद किया था या 9th में कि सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे ही बोलते थे ना। तो रीजन क्या होता था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो वो किससे बना होता है, सॉरी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो वो किससे बना हुआ रहता है, सेल से, और ये सेल आपस में कंबाइन होकर टिश्यू बनाता है, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गेन्स बनाता है, ऑर्गेन्स का अरेंजमेंट के बाद कोई ह्यूमन बीइंग बनता है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन या फिर उसका डिजाइन तैयार होता है। उसी तरह हम जब कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो उसका जो सबसे छोटा पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। और उस एटम के अंदर मुझे क्या दिखता है, छोटे छोटे पार्ट, मतलब सेंटर में न्यूक्लियस और बाहर में क्या दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉन्स। और इसी की मतलब ये जो अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। तो आखिर वो एटम बना किससे, आखिर इन्हीं से तो बना हुआ है, अगर ये होते नहीं तो एटम ही नहीं होता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं।
मिटाओ बेटा इसको, ठीक है। टाइम पास हो रहा है अभी, ठीक है, अभी चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तब मजा आएगा। देख, तो ये समझ में आ गया कि सर फंडामेंटल पार्टिकल्स का कहानी क्या है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है देखो, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं चार्ज के बारे में, ठीक है। चार्ज के बारे में कि ये चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है। अब जरा सुनिए बच्चा, चार्ज सुनते ही मन में ख्याल आता है इलेक्ट्रॉन्स ऐसा या प्रोटॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर है तो न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं बच्चा कि चार्ज को, अब बेटा थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ना, 10th में पढ़े होगे, तो चार्ज को बेटा हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं बताओ? कूलम, ये सब चीजें पता है ना थोड़ा बहुत, कूलम कैपिटल सी से, ठीक है। अच्छा, चार्ज बेटा कितने तरीके के होते हैं? ये तो बहुत सिंपल सा चीज है, आपको पता होना चाहिए। कितने तरीके के होते हैं बताओ? एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, छोटी मोटी बातें कि सर पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो उस केस में कैसा होगा? रिपल्सिव। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो कैसा होता है? अट्रैक्टिव, ठीक है। मतलब लाइक वाले एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इतनी बात हम लोग को समझ में आती है चार्ज के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं बेटा, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होगा ना, अब मत बोल देना यार कि ये भी नहीं पता है, ठीक है। देखो बेटा, नोट्स कॉपी में ही बनाइएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और जितने न्यूमेरिकल्स मैं बोर्ड पे कराऊंगा उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब देखो, कई लोगों ने मतलब कोरोना से पहले मेरे से पढ़ा है ये चैप्टर, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने पहले भी बताई है, तो आपका एक रिवीजन हो जा रहा है, इसलिए पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, तो हो सकता है उसके बाद आपको साल में दोबारा ये चैप्टर पढ़ना ना पड़े, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग जरा सा देखते हैं बच्चा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फर्स्ट है बच्चा, कि कहता है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज को हमेशा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या किया जा सकता है? केवल ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। सिंपल सा है, क्या बोल रहा है सुनो, चार्ज कैन नाइदर बी created nor be destroyed, ठीक है। It can only transfer from one object to other object, ठीक है। कहना क्या चाहता है ये सिंपल भाषा में कि चार्ज को हम लोग कभी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर है? मतलब अगर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से समझाना चाहूं तो जैसे मान लो बच्चा, एक डब्बा ले लिया, ठीक है। एक डब्बे के अंदर मैंने एक चार्ज रखा ए, एक चार्ज रखा बी, एक चार्ज रखा सी, एक चार्ज रखा डी, 4 चार्जेस रख दिए, ठीक है। अच्छा, पहले मान लो 2 ही रखता हूं मैं, ऐसे करके आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैंने कहा कि मान लीजिए इसके ऊपर +2 कूलम चार्ज है। कितना है? +2 कूलम चार्ज है, और इसके ऊपर है +4 कूलम चार्ज। मान लीजिए कि इसके ऊपर है +2 कूलम चार्ज, इसके ऊपर है +4 कूलम चार्ज, ठीक है। अब हमने इसको जब साथ में रखा, मतलब कंटेनर एक डब्बा के अंदर रख दिया, ठीक है, या फिर आप ऐसे समझो कि क्या बोले, एक बॉक्स है, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर मैंने 2 ग्लास रख दिया, एक ग्लास के अंदर पूरा पानी भर दिया और दूसरे ग्लास में आधा पानी भर दिया, ठीक है। अब जब बहुत होगा इन दोनों के बीच में तो क्या होगा? तो जिसमें पूरा पानी भरा हुआ इसमें आ जाएगा, दोनों में बराबर बढ़ जाएगा। तो पानी तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ ना, पानी हुआ क्या है? जिसमें ज्यादा भरा हुआ था और जिसमें कम था, तो वहां से ज्यादा से कम की तरफ फ्लो कर गया, तो दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए।
तो बहुत होगा तो केवल यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। मतलब हम बंद डब्बे के अंदर, ग्लास के अंदर पानी जादू से पैदा कर नहीं सकते थे और जादू से निकाल नहीं सकते थे, ठीक है। आखिर इस ग्लास का पानी उसमें जा सकते हैं, उस ग्लास का इसमें जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि चार्ज को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ चार्ज को हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, या दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे, छठे से सातवें। डांस का स्टेप बन गया। चलो देखो आगे बढ़े, सुनना है ना सब बढ़िया से। चलो बेटा, अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये बेटा इंपॉर्टेंट है जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा क्या है कहानी, देखो मैं इसको मिटाता हूं। आप लोगों ने लिख लिया था ना अच्छे से, कॉपी बेटा बनाओ और उसको मेंटेन करिए अच्छे से, ठीक है। अच्छा अब देखो कहानी क्या है, सिंपल सा सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है चार्ज का। हम लोग बोलते हैं बच्चा कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। चार्ज क्या है बच्चा, क्वांटाइज्ड, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताइए कि चार्ज का बच्चा ऐसा कहानी है कि हमने लैब में एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे नहीं, मैंने नहीं किया था, कसम से बता रहा हूं मैंने नहीं किया था, ठीक है। मतलब जिन्होंने भी किया होगा, जिनकी वजह से आज हम लोग को झेलना पड़ रहा है, इतना फिजिक्स पढ़ना पड़ रहा है, कितना बुरा बात है नहीं। नालायक को ऐसे भी सोचते हो, अगर उन्होंने नहीं खोज किया हो तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती, ठीक है ना। जो मैं यहाँ पे भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, उन्हीं लोग का देन है, ठीक। सर वो तो क्या क्या बोल रहे नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा बात समझने के लिए। देखो इधर, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्या मतलब है, चार्ज का मतलब हमने लैब में एक्सपेरिमेंट करके हमने निकाला कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, लैब में एक्सपेरिमेंट करके हमने निकाल दिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से, कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज, मतलब अगर ऐसे मैं पूछूं कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो एटम का जो सबसे छोटा पार्ट है, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि एटम का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, तो दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटम का बच्चा सबसे जो छोटा पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी तक जो हमारे पास डाटा है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि एटम का जो सबसे छोटा पार्ट है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, चलिए सॉरी बोलते बोलते थोड़ा प्यास लग गया था, ठीक है। अच्छा मैंने बोला आपसे, इधर देखो, कि एटम का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, या फिर जो एटम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, एटम का सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लैब में एक्सपेरिमेंट करके हमने निकाला कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, क्लियर है। अब देखो बेटा, कई बुक्स में क्वार्क्स लिखा हुआ रहता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो एटम का होता है वो होता है क्वार्क्स, ठीक है। अब हो सकता है मुझे बोलना नहीं आ रहा है, ठीक है, तो तुम लोग गूगल करके देख लेना, स्पेलिंग लेकिन सही लिखा गया आज, ठीक है। अच्छा तो एटम का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, कई बुक में इलेक्ट्रॉन्स दिया रहता है, ठीक है, कई बुक में आपको ये क्वार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। बट हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक। आप नॉलेज के लिए रखना चाहो तो इसका जो वैल्यू रहता है वो तकरीबन E/3 2E/3 अराउंड ऐसे ही कुछ रहता है, ठीक है। तो ये बहुत, मतलब इलेक्ट्रॉन के बहुत बाद में इसका खोज हुआ, मतलब हमारा साइंस अब थोड़ा आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है ना, ठीक है। तो पहले तो कंसीडर किया गया, याद है हम लोग पहले पढ़ते थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि सबसे स्मॉलेस्ट किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो एटम, फिर वो थ्योरी गलत हो गई थी, ठीक है, कि अब पता चलेगा नहीं सबसे छोटा एटम नहीं होता है, एटम के अंदर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एटम से छोटा कौन हो गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स के बाद फिर एक और आ गया कि नहीं भैया इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा नहीं होता, सबसे छोटा होता है क्वार्क्स।
तो लेकिन हम लोग अभी क्या मान के चलेंगे, सबसे छोटा कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हो क्वार्ट्स। ठीक है, अच्छा अब क्या कहानी है, अब क्या कहानी है, तो मैंने बोला चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा था, एक इलेक्ट्रॉन के पास बेटा इतना चार्ज है, कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, और चार्ज को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन से। अब यार हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि मेरे पास आधा इलेक्ट्रॉन है, क्यों, अब एक इलेक्ट्रॉन पूरा कब हो रहा है, मतलब सबसे छोटा किसको हमने माना, इलेक्ट्रॉन। अब जो सबसे छोटा उसका आधा का तो कोई मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है, नहीं समझे। अरे बच्चा हमने कहा कि ये सबसे छोटा है, ठीक है, ये चीज इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है ना, मतलब कहने के लिए कि मान लो ये सबसे छोटा है। अब ये जो मतलब हम उसको डिफाइन करें कि ये भैया सबसे मतलब इस बड़े से पार्ट का ये सबसे छोटा पार्ट है, तो अब मैं बोलूंगा ये बड़ा पार्ट जो तैयार हुआ आखिर इन्हीं छोटी छोटी चीजों से तैयार हुआ है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी के पास मान लो जितना मर्जी चार्ज हो, जो भी हो, ठीक है, तो लेकिन जो उसका सबसे छोटा पार्ट होगा वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। और एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन के पास अगर इतना चार्ज है, ठीक है, तो किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना चार्ज होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने लैब में एक्सपेरिमेंट करके देखा, अब मेरी बात को फिर सुन लो, कि लैब में मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, अब अगर उसके पास इतना अगर चार्ज है और मुझे ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन को फर्दर तोड़ नहीं सकते, बोलोगे तो तोड़ा तो क्वार्क्स में इतना, अरे भैया इसके बारे में नहीं पढ़ना आप, ठीक है, आपके हिसाब से बोलोगे तो मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक है, हम यही मान के चले कि सबसे छोटा कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो अब एक बात बताओ, किसी बॉडी में अगर चार्ज है तो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। ऐसे मान के चलो किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है तो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से है। अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है तो 10, अब किसी की बॉडी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना होगा तो क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। ठीक है, जहां पे ये जो n होता है बच्चा, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, E जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, सिंपल सा था। और कई बुक्स में लिखा जाता है कि चार्ज को मतलब क्वांटाइज्ड वर्ड हम लोग उसके लिए लिखते हैं जिसको हम लोग किसी के इंटीग्रल मल्टीपल में लिख सके। ठीक है, तो वो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है ना। इंटीग्रल मल्टीपल में लिख पा रहे हैं बेटा, क्योंकि n है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे एक, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक रख दो, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 रख दो, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 रख दो, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे n का वैल्यू पुट कर दीजिए, e का वैल्यू हम लोग को पता है, तो मुझे पता चल जाएगा कि उस बॉडी के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो होता है वो क्या होता है बच्चों, क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, नोट कर लो, इजी है। चलिए, तो ये भी हो गया थोड़ा सा टाइम पास वाला चीज। आज हम लोग सारा का सारा टाइम पास आज ही कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास चलेंगे बेटा हम लोग कूलम्स लॉ में, वहां से मेन इलेक्ट्रोस्टैटिक का मजा आएगा और हम लोग को न्यूमेरिकल्स करने में मिलेगा। शायद हो सके तो आज ही मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, वो डिपेंड करता है मेरे मूड पे, ठीक है। चलिए, मेरा मिटाने वाला इधर, चलो देखो, इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते बच्चा। इस पे एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलो, पांडे जी बोले थे हमको कि सर बोर हो जाते हैं कॉपी वाला वीडियो देख के, देखो पांडे तुम्हारे लिए बना दिए हैं, ठीक है। अब बाकी लोग मत कुछ आ जाना कि सर केवल इतने बच्चों में पांडे का ही नाम लिया, हम लोग का नाम नहीं लिए। अब क्या तुम लोग का नाम लिखे हैं हमारी बारी से, देखो फेमस है अपना पांडे ना। चलो देखो नेक्स्ट, जैसे मान लो बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन ले लू मैं, फाइंड चार्ज फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉडी इफ इट हैज 10 कूलम चार्ज। ठीक है बच्चा, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, मैंने पूछा फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी इफ इट हैज अ 10 कूलम चार्ज।
कि आप बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर किसी बॉडी के ऊपर 10 कूलम चार्ज है। तो सिंपल सा बेटा, इसमें कोई आईटी का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं बच्चा वाला है, 10th में भी किए होगे। तो अपन लोग के पास फॉर्मूला क्या बेटा, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक है, अच्छा Q कितना दे दिया बेटा 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, E का वैल्यू हम लोग को पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, लिख लेना। अब n यहां से निकाल लेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सॉल्व कर लोगे, अभी ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा ना, नहीं समझ में आ रहा, अरे माइनस साइन टू जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो 10 इंटू 10 टू द पावर 19, यहां पे कौन है 1.6, तो 16 करके इसको 100 कर दो। अब इसको डिवाइड कर सकते हो, 4 4 जा 16 और ये क्या हो गया 25, और इसको करें तो 4 6 जा 24, फिर 2 फिर 5, तो आई थिंक ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19, इतने क्या हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, सिंपल सा है। अब मान लो इसी में मैं एक और नोट कर लो, इसको एक और क्वेश्चन करा देता हूं, छोटा सा ही है, इजी है। चलो देखो देखो देखो, एक और देख लो छोटा सा क्वेश्चन। देखो बच्चों, आओ सिखाएं तुम्हें अंडे का फंडा, अंडे का नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक का फंडा। देखिए जैसे आपको दे दिया मैंने क्वेश्चन, खुद से करोगे, इजी है। मान दिया हुआ है, आपसे पूछा है फाइंड चार्ज ऑन अ बॉडी इफ इट हैज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। आपसे पूछा है फाइंड चार्ज ऑन अ बॉडी इफ इट हैज इतना इलेक्ट्रॉन। तो इस बार बेटा चार्ज पूछ लिया है, ठीक है, तो हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है Ne, ठीक है। अच्छा Q का वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दे दिया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, इजी है। चलो तो जल्दी से छापो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो पॉज करके नोट कर लो। चलो बच्चा पार्टी आगे देखा जाए। नेक्स्ट है बेटा आप लोग के पास चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। अब इसके बारे में क्या बोला जाता है वो समझते हैं पहले। सिंपल भाषा में समझो, इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, ठीक है, सिंपल सा है, मैं बताता हूं, खत्म करेंगे इसको, ठीक है। मेन मजा कूलम्स लॉ से आएगा, जहां से न्यूमेरिकल्स आएगा वही मजा आएगा, ठीक है। और एक और बात है कि 12th थोड़ा सा टफ है 11th से। सर क्या बोल रहे हो, बट आपको नहीं लगेगा, बोलो सर ऐसा क्यों, अभी अब आदत हो गया है ना लटकने का, अरे मतलब नंबर कम आने का, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि 12th में अभी आप देखना, जब कूलम्स लॉ वगैरह हम लोग करेंगे, ठीक है, आगे भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, खास करके इलेक्ट्रोस्टैटिक देखना। तो मैं यहाँ पे जो आप लोगों ने पढ़ाई करा था ना काइनेमेटिक्स में, मैकेनिक्स में, लॉज ऑफ मोशन में, ग्रेविटेशन में, वो सारा कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मतलब उधर का सारा एक चैप्टर और ऐड हो गया, तो मतलब उन सारा कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, और इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी यूज कर रहे हैं, तो एक साथ 7-8 चैप्टर के कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ हो जाता है कॉम्पिटिशन के हिसाब से, ठीक है, एकेडमिक से उतना टेंशन नहीं है, ठीक। हाँ, लेकिन अब ये मत सोच सर बोर्ड्स में तो उतने न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, तो क्यों ना केवल थ्योरी पढ़ लें। तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं ना आजकल बोर्ड्स में भी, वो भी डायरेक्टली नहीं पूछता है, घुमा के पूछता है। तो जब तक आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे, आपका ये जो है ना खुलेगा नहीं, पटक के नहीं खोलना है, ठीक है, नहीं तो बाहर आ जाओ। तो प्रैक्टिस कर करके खोलना है, ठीक है ना। अरे सिंपल है ना, कोई एक बार किसी रास्ते में जाते हैं तो रास्ता तो याद नहीं होता है ना, तो करना है क्या है, 10 बार उस रास्ते पे चल जाओ, जितना बार चलोगे तो एकदम रटा जाएगा रास्ता, बस सिंपल सा वही कहानी है। आप जितना बार उस चैप्टर को रिवाइज करोगे, आपके लिए वो चैप्टर आसान हो जाएगा, ठीक है। तो टफ या इजी कुछ नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आपने उस पर कितना टाइम लगाया है।
अगर टाइम लगाया है तो इजी, नहीं लगाया तो टफ। ठीक है, चलो आ जाओ। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें क्या होता है बच्चा कि मतलब इतना तो हमने पढ़ लिया था कि हम लोग चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होता है, हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं इंडक्शन को। ठीक है, कि इसमें एक बॉडी की वजह से दूसरे बॉडी में चार्ज जाएगा, लेकिन उसके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब क्या मतलब है सर इसका, देखो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग इंडक्शन को। देखो मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है ना, ठीक है, तो बोला सर आप स्टेटमेंट अच्छे से नहीं लिखते हो। देखो बना के लिख देता हूं। अच्छा, व्हेन, ठीक है, व्हेन अ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी to another body, or you can say object, without any physical contact। ठीक है, when a charge transfer from one body to another body, या फिर you can call it object विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट। ठीक है, बिना किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट या किसी फिजिकल कनेक्शन के अगर चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे अगर ट्रांसफर हो जाता है तो इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो व्हेन अ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर या फिर ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट, ठीक है, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड क्या, इंडक्शन। ठीक है, तो इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन। क्लियर है, सिंपल भाषा में। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, इसको नोट कर लीजिए बच्चा। कर लिया नोट पॉज करके, चलो देखो समझते हैं अब इसको जरा, क्या कहानी है इसका। ये आप लोगों ने बचपन में बहुत किया होगा है सर, बचपन में तो बहुत सारी चीज की। आप कौन से वाले की बात कर रहे हो, देखो मैं कौन से वाले की बात कर रहा हूं। तो इसका क्या कहानी है जरा देखते हैं। सॉरी यार, बचपन में एक काम करते थे, ये हो क्या, अगर ये हाथ वाला ऐसे किया ना स्टाइल मारने वाला, पुराने मूवी में हीरो लोग करते थे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अरे मतलब याद है बचपन में स्केल लेते थे, ऐसे पकड़ के बालों में ऐसे रगड़ते थे और कागज का टुकड़ा ऐसे कॉपी पे रखा रहता है, ऐसे रगड़ के ऐसे करके जब भी ऊपर रखते थे तो होता क्या था, जो कागज था उस पे चिपक जाता था। क्यों होता था, जादू से नहीं। देखो क्या होता है एक्चुअली में, कहता है कि मान लीजिए बच्चा मैंने दो ऑब्जेक्ट ले लिया कोई भी, ठीक है, सपोज एक ले लिया रॉड, सर देखने में नहीं लग रहा रॉड, चलो जो समझो। मान लो मैंने एक रॉड ले लिया, ठीक है, और रॉड लेके, ठीक है, तुम्हारे सर पे मार दिया। ठीक है सर, किसकी शक्ल बना रहे हो अपनी है? चलो देखो, पांडे की शक्ल है ये। पांडे अच्छे का सर बेइज्जती कर रहा है आप मेरा है यूट्यूब पे। चलो देखो, मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है, रॉड लिए इसके सर पे मार दिया। मारना नहीं है, हमें क्या करना है, रबिंग करना है। क्या करना बच्चा, रबिंग करना है। रबिंग समझ में आता है ना, ऐसे सल्लू भाई अपना है। चलो देखो, उसका कॉपी नहीं कर रहा हूं मैं, देखो इधर। तो एक रॉड या मार्कर कुछ भी ले लो, कोई ऑब्जेक्ट लिया, पकड़ के रगड़ दिया। तो होता क्या है, हम मान के चलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा स्टार्टिंग में कैसा होता है, क्या एज्यूम करते हैं या एज्यूम क्या करते हैं, एक्चुअल में ऐसे ही होता है। हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वो बेटा इनिशियली कैसा रहता है, इनिशियली कैसा रहता है, न्यूट्रल। क्लियर है, स्टार्टिंग में कैसा रहता है, वो बढ़िया फर्स्ट क्लास न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हो सकता है, हमेशा वो जरूरी नहीं है, हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या लिया है। ठीक है, अच्छा
अब बोलोगे सर हम कुछ लिए थे ऐसे ऐसे रगड़े और कागज लेके आए उसमें नहीं चिपका, ठीक है, हो सकता है बेटा हुआ होगा बट बहुत कम हुआ होगा, इस वजह से नहीं चिपक रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा हम क्या बोलते हैं कि आपने दो ऑब्जेक्ट को लिया, दोनों को पकड़ के क्या कर दिया, ऐसे करके रब कर दिया, ठीक है। तो जब आप उन दोनों ऑब्जेक्ट को पकड़ के रब करोगे तो दो चीजें हो सकती हैं, मतलब रब कर रहे हैं तो रब कर रहे हैं मतलब यहां पे क्या हो रहा है बेटा, फ्रिक्शन, ठीक है। अब फ्रिक्शन की वजह से दो केसेस होगा, ठीक है। अबे यार मान लो तुम दोनों दोस्त लड़ रहे हो, ठीक है, मान लो ऐसा तुम लोग दोनों दोस्त लड़ रहे हो, ठीक है, एक ताकतवर है एक कमजोर है, कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो वहां पे होगा क्या, एक मारेगा तो दूसरा क्या होगा, मार खाएगा, यही काम होगा ना, या हो सकता है ये मारेगा, ठीक है, दूसरा मार खाएगा। अरे बोला सर दोनों बराबर बराबर के होंगे तो दोनों मार खाएंगे और क्या होगा। चलो देखो, तो फ्रिक्शन होगा जब भी दो ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ के जब हम ऐसे करके रब कर रहे होंगे, तो उस केस में दो कंडीशन बनता है, क्या, ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, दोनों न्यूट्रल था, ये रहा रेड ये रहा ब्लैक, ठीक। जब हमने इसको ऐसे पकड़ के रब किया तो यहाँ पे चांसेस क्या है कि हो सकता है कि बेटा या तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे चिपक जाए या तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे चिपक जाए। सर दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे, दोनों को रगड़ने के बाद एक ही जैसा दिख रहा है, अबे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है ऐसा, ठीक है। हमको हम लोग जो अभी पढ़ाई करने वाले हैं ना पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें कोई चीजें सारी एजम्पशन पे जा रही हैं, सारी की सारी चीजें 11th में जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते थे उसमें दिखता था, ठीक है, उसमें मैक्रो पढ़ाई होता था। अबे प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे तो बॉल को फेंकते थे तो दिखता था हाँ बॉल ऐसे करके जा रहा है, तो वो सब समझना थोड़ा ज्यादा आसान होता था। ट्रेन में बैठे हुए ट्रेन अचानक से आगे चल पड़ती थी, या फिर बाइक में बैठे हुए बाइक अगर अचानक से आगे बढ़ता था तो हम पीछे हो जाते थे, ये सारी चीजें हम लोग को दिखती थी, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। चार्ज देखो क्या, चार्ज में ऐसे ई लिखा हुआ दिखता है क्या, ये रहा, कहीं सर्किट में करंट ऐसे करके लगाते हो तो आपको दिखता है क्या कि ये देखो इलेक्ट्रॉन भाग रहा पकड़ो पकड़ो, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। तो यहाँ पे सब चीजें किस पे चल रही है, एजम्पशन पे चल रही है, ठीक है। हाँ उसका जो रिजल्ट है वो हमको दिखेगा, उसका जो रिजल्ट है वो तो हम लोग को दिखाई देता है ना भाई, नहीं। अबे यार जब बिजली का तार इसे पकड़ लो, ठीक है, और ऐसे करके स्विच बोर्ड में लगा दो, ठीक है, स्विच को ऐसे करके ऑन कर दो, तो उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन तो नहीं दिखता कि अच्छा फ्लो कर रहा है, ऐसा तो कुछ दिखाई तो नहीं देता है, ठीक। लेकिन वैसे अगर हाथ लगाते तो बहुत कुछ होता है, नहीं होता तो डाल के देख लेना पता चल जाएगा। तो मतलब जो उसका रिजल्ट होता है वो तो दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा तो हुआ क्या बेटा कि जब हमने फ्रिक्शन किया तो हो सकता है कि या तो उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, गेन किया होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन चिपक गया होगा, ठीक है, या फिर उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन का लूज किया होगा, ठीक है। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या हो गया, गिर गया होगा। अरे यार दो हैं तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन चिपका तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, कमी हो गया, तो या तो गेन या तो लॉस, मैं इसको लॉस लूज लिख देता हूं, सॉरी लॉस, ठीक है, या तो गेन या फिर लॉस, स्पेलिंग में मत जाना। चलो देखो, तो हो सकता है कि जब हमने दो ऑब्जेक्ट को पकड़ के रब किया तो या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या तो इलेक्ट्रॉन का क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, ठीक है। अच्छा इधर हो गया ना, चलो इसको मैं मिटाता हूं, पांडे जी को भगाया जाए थोड़ा, देखो क्या कहानी है। अब देखो, अरे इसको मैं मिटाता हूं, लिख लिया था ना सबने, अरे पॉज करके लिख लेना यार। चलो देखो, अब ऐसा नहीं कि वीडियो भी देख रहे हो ऐसे ऐसे फटाक फटाक लिखते जा रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा, दोनों काम एक साथ नहीं करना है। क्लास में क्या बोलते हैं, पहले समझा रहे हैं, कान खड़ा करके सुनना है, फिर उसको लिखना है। तो पहले समझ लिया करो, फिर पॉज करो, फिर उसको नोट करो। तो दो केसेस हुआ बेटा। क्या हुआ कहानी देखो, मैंने कहा समझो अब कि मेरे पास एक रॉड था, ठीक है, हमने क्या किया, रबिंग, ठीक है। तो रबिंग करने से दो केसेस बना था, पहले में मान लो अगर उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है, ठीक है। तो बेटा अगर उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो जो रॉड होगा उसके साथ क्या होगा, मतलब उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर क्या आ गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। पहले तो न्यूट्रल था, मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, अब 10 को इलेक्ट्रॉन मतलब रगड़े तो 10 को इलेक्ट्रॉन इसमें चिपक गया, तो 10 को इलेक्ट्रॉन इसमें चिपक गया, इसका मतलब उसके पास कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, ठीक है। नहीं समझ में आया, हम बोले थे ना चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है, सॉरी चार्ज ट्रांसफर होता है, क्रिएट नहीं होता है। तो ऐसा होने से इसमें पैदा नहीं हो गया,
इसका वाला इसमें चिपक गया, समझ में आया? तो ट्रांसफर हुआ ना, कैसे? फ्रिक्शन से, रब करने की वजह से हुआ। क्लियर है? अच्छा, तो ये अभी कैसा बन गया अपने पास? नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है? सेकेंड मैंने बोला कि अगर उसने इलेक्ट्रॉन का उसमें क्या हुआ, अगर लॉस हुआ होगा, ठीक है, तो लॉस के केस में क्या होगा कि पहला कैसे था बेटा? वो न्यूट्रल, मान लो 10 को नेगेटिव था, 10 को पॉजिटिव था, इस वजह से वो न्यूट्रल था। ठीक है, अब मान लो 5 तो इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए। ठीक है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन उसने अगर लूज कर दिए तो उसके ऊपर अब कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अरे प्लस साइन था यार, अरे पहले +10 था और -10 था, तो ओवरऑल 0 था। अब 5 इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब -5 कम कर दो, तो ओवरऑल कितना आ गया? +5 आया। तो मतलब अब इसके ऊपर कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो ये अपने पास कैसा बन गया? पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं बाय रबिंग। ठीक, अब इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन में क्या होता है उसको समझते हैं। ये समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, मिटाता हूं, बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं थी, बहुत 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 टुच्चा वाला था। ठीक है, चलो देखो क्या है कहानी, क्या है देखो। मैंने क्या किया बच्चा, नेक्स्ट केस में देखो कि मान लो ये जो रॉड था, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। कैसे पॉजिटिव बनाया ये तो समझ में आया। अब मैं इसको उठा के मैं किसी ऑब्जेक्ट के पास लेके आया जो पहले कैसा था? न्यूट्रल था। कैसा था? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब होता है कि उसके पास जितने पहले इसको हटा देता है। देखो सर, अगर हम कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लेंगे बेटा, तो इसमें जितना पॉजिटिव होगा, ठीक है, उतना ही इसके पास क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अब क्या किया हमने ये अभी मेरे पास कैसा ऑब्जेक्ट है? न्यूट्रल। ठीक है, अब इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया है, देखो जरा इधर, इसके सामने एक रॉड लेकर आ गया जो कि कैसा था? पॉजिटिवली चार्ज था। कैसा था? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, अभी तो ये कैसा था? न्यूट्रल। लेकिन जब हम यहां पे किसी पॉजिटिव रॉड को लेकर आएंगे तो बेटा जितना भी नेगेटिव था सब एक तरफ आ जाएगा। क्यों आएगा? इसमें मतलब इसको कनेक्ट नहीं करवा रहे, इसके पास नहीं रखे, बट हमें अच्छी तरह पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जितने भी नेगेटिव थे सबके सभी इस तरफ आ गए, और जितने भी अपने पास पॉजिटिव थे सबके सब उस तरफ चले गए। आती है बात समझ में? ठीक है, तो यहां पे हुआ क्या है, ये जो बॉडी था ये एक्चुअल में पोलराइज हो गया, मतलब एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। इसी को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं, मतलब एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। तो एक तरीके से यहाँ पे पोल क्रिएट हो गया ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक पोल, अरे पोल था नॉर्थ पोल साउथ पोल, उससे एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। अच्छा, यहां तक क्लियर है? अब मैंने क्या किया, इसको मान लो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि इंडक्शन का यूज करके, ठीक है, आप किसी बॉडी को पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज बना के दिखाओ, तो आप कैसे बनाओगे? ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों कि फ्लो हमेशा कौन करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, कभी भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब न्यूक्लियस में से तो चीजें निकल के बाहर नहीं जाती हैं, बाहर कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन ही, जो बाहर में वही ना बाहर निकलेगा, जाके बाहर से अंदर आएगा। प्रोटॉन का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, वो पॉजिटिव है अंदर में, तो फ्लो कौन करता है हमेशा? इलेक्ट्रॉन। मोबाइल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। अरे मोबाइल नहीं समझ में आता है? अरे जो मूवमेंट कर सकता है उसको मोबाइल बोला जाता है। ठीक है, वो जो हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं उसको मोबाइल बोला जाता था ना पहले, आज की डेट में शायद मोबाइल ही बोलता है। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, तुम्हारा फोन कहाँ है, ऐसे करके, मतलब जो मूवेबल होता है उसी को बोलते हैं। अच्छा, अब क्या कहानी कि मैंने कहा आपसे कि कभी भी जो फ्लो जो करेगा हमेशा किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो होता है। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने क्या किया बेटा, इसको पकड़ के अर्थिंग कर दिया, इसको पकड़ के अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग। ठीक है, तो अर्थिंग करने से क्या होगा? बड़ा सिंपल सा कहानी है। अर्थ बेटा एक यूनिवर्सल कंडक्टर है। ठीक है, इसके पास ना खजाना है। खजाना मतलब क्या? अगर आप इसको दोगे तो भी रख लेगा, जरूरत होगा तो भी दे देगा। कितना अच्छा, काश पैसे भी ऐसे था, जब जरूरत होता दे देता, ज्यादा होता तो ले लेता, सर वापस कौन करेगा धरती को? ठीक है, मतलब इमेजिनेशन कुछ भी हो सकता। अच्छा मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के क्या कर दिया बच्चे? अर्थिंग कर दिया। तो मुझे पता है अर्थ में इलेक्ट्रॉन्स का भंडार है। ठीक है,
पॉजिटिव तो फ्लो कर नहीं सकता है, तो कौन फ्लो करेगा? अर्थ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे बेटा? फ्लो करेंगे किधर की तरफ? अपवर्ड डायरेक्शन में। कौन गया? इलेक्ट्रॉन्स गए। क्यों गए? अबे यहाँ पॉजिटिव था ना यार, ठीक है, तो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव ने क्या किया? धरती के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, मूव पॉजिटिव तो कर नहीं सकते हैं, तो उल्टा धरती वाले इलेक्ट्रॉन्स को इसने ऊपर की तरफ मंगा लिया। तो मंगाने के बाद क्या हुआ? मंगाने के बाद क्या होगा? ये जो बॉडी होगा बच्चा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज। समझ में आया? और यहाँ पे जो रॉड था इसको हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से हमने इंडक्शन का यूज करके किसी ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा क्या कर लिया? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, आया बात समझ में? वही सेम प्रोसेस हम लोग यहां पे फॉलो कर सकते हैं। फिर से बेटा ले लिया एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब न्यूट्रल है तो जितने पॉजिटिव उतने ही इसमें क्या होंगे? नेगेटिव, ठीक है। इस बार पॉजिटिव रॉड की जगह इस बार हम कैसा रॉड लेकर आ गए? नेगेटिव रॉड लेकर आ गए। बेटा नेगेटिव रॉड लेकर आओगे तो क्या होगा बताओ? सिंपल सा कहानी है, जितने भी पॉजिटिव वाले चार्ज होंगे सारे के सारे इस तरफ आ गए, ठीक है, और जितने भी नेगेटिव होंगे सब उस तरफ चले गए, ठीक है। फिर से ये पोलराइज हो गया, फिर से इसको पकड़ के क्या कर दिया? इस बार हमने अर्थिंग कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही अर्थिंग करेंगे तो अब क्या होगा? पॉजिटिव ऊपर जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब क्या होगा? फ्लो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। फ्लो कौन करता है बच्चा? बोलो, इलेक्ट्रॉन। तो इस बार इधर की तरफ कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्लो कौन करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे ये फ्लो करते हुए कहां चले गए? इलेक्ट्रॉन्स अर्थ की तरफ चले गए। अब अर्थ की तरफ चल गए तो इस बॉडी के पास क्या बच गया? इस बॉडी के पास क्या बच गया? पॉजिटिव। आया समझ में? तो इस तरह से हमने इंडक्शन से किसी ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज कर लिया, ठीक है। आया समझ में? इजी था। तो आज बेटा हम लोगों ने किया कि एक सेकेंड यार, ये क्यों गिर गया? चल, तो ये इस तरीके से बेटा हम लोगों ने खत्म कर लिया चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। और उधर से इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया चार्ज क्या होता है, बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्चुअल में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है ये बता दी, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज कंजर्व्ड, और ये लास्ट में इंडक्शन। तो ये तो हो गया बेटा अपना टाइम पास, ठीक है। एक्चुअल में जो हम लोग कर रहे थे टाइम पास ही कर रहे थे, ठीक है। अब जो है अराउंड 1 घंटा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा वो डालूंगा बेटा मैं कूलम्स लॉ पे, और वहां से मेन अपना टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इतनी देर मेरे को बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बहुत बच्चे बोलेंगे सर आज तो बड़ा इजी सा था और पार कर दिया, ठीक है। अभी तो तुम लोग पहले से पढ़ रखा है ना बेटा, तुम लोग से मतलब था जो बच्चे इंस्टीट्यूट वाले हैं उनसे था, ठीक है। जो नए हैं वो एक बार देखिए, ठीक है। तो अगला क्लास होगा बेटा वो होगा कूलम्स लॉ पे, ठीक है। और वहां से मेन मजा आएगा इस चैप्टर का, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे दबा के। तो एक लेक्चर जो जाएगा पूरा का पूरा लगभग 1.5 घंटे का बनाऊंगा कूलम्स लॉ पे और दुनिया भर के न्यूमेरिकल्स, और उसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को शीट भी दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके। बाकी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है बच्चा। तब तक के लिए जय हिंद।